10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने गुप्त वंश के शासकों के बारे में जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों को पहचाना था या पढ़ा था, जिसके अंदर गुप्त वंश के संस्थापक सम्राट श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की उपलब्धियां थी, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम गुप्त वंश के शासकों की उपलब्धियों के साथ साथ उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाए तो वे साम्राज्यवाद के समर्थक थे। साम्राज्यवाद के समर्थक अर्थात उन्होंने अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। वैदिक धर्म के पोषक, वैदिक धर्म के पोषक, इसी तरीके से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्य के बारे में अध्ययन। साम्राज्यवादी समर्थक, जैसा कि हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध और उसके आसपास के प्रदेशों को जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो दूसरी तरफ से हमने चंद्रगुप्त के बारे में यह पढ़ा था कि उसने अपने साम्राज्य को 5 भागों के अंतर्गत बांटा था। अर्थात उत्तर के अंतर्गत हिमालय का भूभाग, तो पूर्व के अंतर्गत देखा जाए तो आर्यवर्त प्रदेश, दुआब का क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र के 8 प्रदेशों के ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार शक और होण या कुषाण जातियों ने जो पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया था, अर्थात पंजाब से होते हुए भी राजस्थान तक भी कुछ जातियां आई थी, तो उनके बारे में भी इसी वंश के अंतर्गत बताया गया है। इस तरीके से हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये पढ़ा था कि उसने मालवा, जिसके अंतर्गत उसने उज्जैन को राजधानी बनाया था और गुजरात को जीतने का प्रयास किया या जीतने में वो सफल हुआ था, और उसके बाद में बंगाल पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित किया था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने एक महाराजा धीराज की उपाधि के साथ एक साम्राज्य का विस्तार की नीति अपनाई थी, वो समुद्रगुप्त ने वास्तव में पूर्ण करके डाली, क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य संगठित किया था। अर्थात साम्राज्य में एकीकरण की भावना है वो समुद्रगुप्त के अंतर्गत हमें दिखाई दे रही थी। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखा जाए तो वैदिक धर्म के पोषक थे। वैदिक धर्म से मतलब है कि वे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कभी दूसरे धर्म का उल्लंघन नहीं किया। अर्थात हिंदू धर्म के साथ साथ इन्होंने बौद्ध धर्म का भी विकास किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास किया। जैन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के साथ साथ ये वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय गुप्त वंश के सम्राटों ने प्रदान किया था। इसी प्रकार गुप्त वंश के सम्राटों ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया। ऐसे करने वाले गुप्त शासकों में 2 प्रमुख विद्वान हुए, जिसमें एक का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, तो दूसरे विद्वान का नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त अर्थात समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ये जानकारी हमें उनके सिक्कों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाए तो साहित्य में भी तेजी से वृद्धि हुई। कई साहित्यकारों के नाम मिलते हैं। कहा जाता है कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने या साहित्य को रचित करने में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो किस भाषा का? संस्कृत। चंपू शैली, चंपू शैली कहने मतलब है कि साहित्य गद्य और पद्य दोनों ही भागों के अंतर्गत लिखे गए थे। और ब्रह्माही लिपि, किस लिपि का विकास हुआ था? ब्रह्माही लिपि का विकास भी
गुप्त काल के अंतर्गत हुआ था। तो संस्कृत भाषा में साहित्य लिखे गए, गद्य और पद्य यानी चंपू शैली का विकास हुआ और ब्रह्मी लिपि का भी प्रयोग किया गया। किस काल के अंतर्गत? गुप्त काल के अंतर्गत। अब इसमें साहित्य प्रमुख रूप से कौन कौन से थे? तो ऐसे साहित्य के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले भास को लेते हैं। भास ने अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सोपन वास वदता। सोपन वास वदता नामक ग्रंथ किसने लिखा? भास ने लिखा। इसी प्रकार शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ लिखा था। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण विद्वान भारवी हुआ। भारवी जिसने कीर्तार्जुनियम लिखा, कीर्तार्जुनियम नामक ग्रंथ लिखा। तो भास ने कौन सा लिखा? सोपनवास वदता। शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम और भारवी ने लिखा कीर्तार्जुनियम। इसी प्रकार विशाखदत्त नामक विद्वान हुआ। विशाखदत्त ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम हो गया। इसने भी एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था जिसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। तो यह भी एक कहने में उस काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण विद्वान हुआ था। इसी तरीके से पांचवा देखा जाए तो कालिदास महत्वपूर्ण विद्वान हुआ। कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे थे गुप्त काल के अंतर्गत। इनके ग्रंथों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले है मालवी का अग्निमित्र। मालवी का अग्निमित्र। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, इसने लिखा था। ये दोनों ही नाटक थे। ये दोनों ही क्या थे? नाटक थे। किसके थे? कालिदास के थे। इसी तरीके से कालिदास ने कुछ और भी ग्रंथों की रचना की। विशाखदत्त का जो ग्रंथ है उसका नाम अभी याद आ गया, देवी चंद्रम गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम था। एंड देवी चंद्र गुप्तम की रचना किसने की? विशाखदत्त ने। तो मैं कालिदास की बात कर रहा था। मालवी का अग्निमित्र पहला ग्रंथ और दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों ही नाटक है। इसी प्रकार कालिदास की अन्य रचनाओं के रूप में जो प्रमुख ग्रंथ है उसके नाम है कुमार संभव और रघुवंश। ये दोनों कालिदास की महाकाव्य है। इसी प्रकार कालिदास ने एक अन्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ऋतुसंहार और मेघदूत। इनको खंड काव्य के नाम से पहचाना गया है। खंड काव्य। तो कालिदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, अर्थात कालिदास ने मालवी का अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम दो नाटक लिखे, कुमार संभव और रघुवंश दो महाकाव्य लिखे। इसी प्रकार कालिदास ने ऋतुसंहार और मेघदूत नामक दो खंड काव्यों की रचना की। अर्थात इन सभी ग्रंथों की रचना गुप्त काल के अंतर्गत हुई थी। भारत के महत्वपूर्ण विद्वान कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड के अंग्रेजी विद्वान शेक्सपियर ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की थी, उसी प्रकार गुप्त काल के अंतर्गत हमारे देश में कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। ये सभी ग्रंथ हमारे देश के अंतर्गत संस्कृत भाषा के अंतर्गत लिखे गए, अर्थात गुप्त काल की राज की भाषा भी संस्कृत भाषा थी।
इसी प्रकार यहां पर अन्य भी कई विद्वानों के नाम आते हैं, अर्थात कहने मतलब ज्योतिष के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ। तो गुप्त काल के अंतर्गत गणित और ज्योतिष में भी विकास किया गया, अर्थात सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देखा जाए तो गणित व ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ। ऐसे विद्वानों के अंतर्गत सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम आता है। आर्यभट्ट। दूसरा महत्वपूर्ण विद्वान वराहमिहिर था। इसी प्रकार तीसरा विद्वान ब्रह्मगुप्त था। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा। तो वराहमिहिर ने बृहद संहिता नामक ग्रंथ लिखा। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात गुप्त काल के अंतर्गत आर्यभट्ट महत्वपूर्ण ज्योतिर्विज्ञानी गणितज्ञ हुआ था। इसने यह भी बताया था कि एक वर्ष के अंतर्गत 365 दिन होते हैं, तो एक माह के अंतर्गत 30 या 31 दिन होते हैं। यह आकलन सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही निकाला था। यही नहीं, आर्यभट्ट ने सबसे पहले दुनिया को दशमलव प्रणाली के बारे में भी बताया था। किस प्रणाली के बारे में? दशमलव प्रणाली। अर्थात भारत है वह दशमलव प्रणाली का खोज करता है और यह ज्ञान बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा था। तो आर्यभट्ट जो कि पाटलिपुत्र पटना का निवासी था, वराहमिहिर उज्जैन का निवासी था जिसने व्रत संहिता नामक ग्रंथ लिखा। तो ब्रह्मस्फुट भीनमाल अर्थात जालोर या राजस्थान का निवासी था जिसने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी विकास गुप्त काल के अंतर्गत तेजी से हुआ। इसी प्रकार यहां पर सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाए तो रामायण महाभारत मनुसंहिता का विकास भी वर्तमान प्रचलन के अंतर्गत आया था। अर्थात गुप्त काल से पहले यह पता नहीं था कि यह पुस्तक है या नहीं है, लेकिन इस काल के अंतर्गत ये जनता के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। अर्थात रामायण महाभारत मनुसंहिता जैसे ग्रंथों का प्रचलन तेजी से होने लगा एंड इसका अध्ययन तेजी से होने लगा, इसकी विद्या के बारे में पहचाना जाने लगा। इसी तरीके से गुप्त काल के अंतर्गत वास्तुकला का भी विकास हुआ। वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला अर्थात कला के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहां पर कानपुर के अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण किया गया। कानपुर, झांसी, अजंता की गुफाएं, सुल्तानगंज कहा जाता कि सुल्तानगंज के अंतर्गत बुद्ध की तांबे की 7.5 फीट ऊंची एक मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी। तो कानपुर और झांसी के अंतर्गत विष्णु और शिव से संबंधित कई मंदिरों का उल्लेख मिलता है। तो अजंता की 7वीं गुफा के अंतर्गत चित्रशाला का विकास गुप्त काल के अंतर्गत हुआ था। किसका विकास हुआ था? चित्रकला अर्थात एक चित्रशाला का निर्माण किया गया। तो कला यहां शाला का निर्माण है वो 16वीं गुफा के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है, वो गुप्त काल के अंतर्गत ही हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने दिल्ली के अंतर्गत एक लौह स्तंभ का भी निर्माण करवाया। लौह स्तंभ का निर्माण भी हुआ था। तो दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। तो इस प्रकार अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, सुल्तानगंज में जब बुद्ध की एक और 80 फुट ऊंची एक मूर्ति दिखाई दे रही है, तो दूसरी तांबे की एक 7.5 फीट ऊंची भी मूर्ति दिखाई दे रही है।
तो इस तरीके से वास्तुकला और चित्रकला का विकास भी है वो गुप्त काल के अंतर्गत हो चुका था। तो इस प्रकार गुप्त काल के अंतर्गत हमने देखा कि वैदिक धर्म के शासक पोषक थे, साम्राज्यवादी थे, उन्होंने कई साहित्य का प्रचलन किया जिसको अभी अपने अलग अलग रूपों के अंतर्गत देखा। तो विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी महारत हासिल करने वाले विद्वान हैं, आर्यभट्ट, बरहमपुर, ब्रह्मगुप्त जैसे हमें दिखाई दिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चित्रकला वास्तुकला में भी गुप्तकालीन अग्रणी था, अर्थात इस समय के अंतर्गत मंदिरों का विकास भी धीरे धीरे प्रारंभ हो गया था। इसके बाद में हम देखते हैं समाज के बारे में। समाज गुप्त काल का समाज सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज के बारे में वर्णन करेंगे। तो समाज के रूप में देखा जाए तो सबसे पहला बिंदु यही है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था। समाज 4 वर्णों में विभक्त समाज के कितने भाग थे? 4 भाग थे। इन भागों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्ग को लेते हैं, ब्राह्मण वर्ग। इसके बाद में क्षत्रिय वर्ग, तीसरा वैश्य वर्ग और चौथा शूद्र वर्ग था, शूद्र वर्ग। अब इन चारों वर्गों की एक नहीं बल्कि अनेक कार्य थे, अर्थात अलग अलग कार्य थे। ब्राह्मण वर्ग का कार्य अध्ययन, अध्यापन, दान वो शिक्षा से संबंधित था या दान दक्षिणा से संबंधित कार्य था। तो क्षत्रिय के कार्य शत्रु से लड़ना था, शत्रु से लड़ना अर्थात युद्ध करना था, युद्ध करना था। यहां अपन यूं कह सकते हैं कि इनका कार्य सैनिक गतिविधियों से संबंधित था। इसी प्रकार वैश्य वर्ग, वैश्य इनका कार्य व्यापार वाणिज्य से संबंधित हुआ करता था, व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य है वैश्य वर्ग के लोग करते थे। और शूद्र का कार्य सेवा प्रदाता था, सेवा प्रदाता था। अर्थात गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। वापस आपको बता देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन और दान से संबंधित अपना कार्य करते थे, अर्थात इनका मुख्य काम गुरुकुलों के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करना था, जो कि मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की हो सकती थी। क्षत्रियों का कार्य शत्रु से लड़ना अर्थात युद्ध कुशलता दिखाना था। यहां कहना है मतलब देश की रक्षा करना क्षत्रियों का प्रमुख कार्य था। इसी प्रकार वैश्य वर्ग का कार्य व्यापार वाणिज्य करना था, अर्थात जिसको आजकल हम सेठ या साहूकार के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से वैश्य वर्ग का कार्य आयात निर्यात अर्थात वस्तुओं का लेन देन करना था। तो शूद्र सेवा प्रदाता थे, जो इन तीनों वर्गों की सेवाएं करते थे। तो इस तरीके से समाज एक वर्ग नहीं बल्कि 4 वर्गों के अंतर्गत बंटा हुआ था। इसी तरीके से समाज में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। स्वयंवर की प्रथा थी, स्वयंवर की प्रथा मौजूद थी। इसी तरीके से विवाह प्रथा थी, विवाह प्रथा अर्थात विवाह का प्रचलन हो गया था। 8 प्रकार के विवाह इस शासनकाल के अंतर्गत प्रचलित थे। तो इसी तरीके से यहां पर कुछ जातियों का भी विकास हो चुका था। ऐसी जातियों के अंतर्गत देखें तो यहां पर मूर्धाव शक्ति, मूर्धाव शक्ति
करण, अंबष्ठ, अंबष्ठ और कायस्थ जातियों का प्रचलन हो चुका था। इसी प्रकार वर्णों का आधार, वर्ण का आधार जन्म था। क्या था? जन्म था, क्रम नहीं। तो विस्तार से इनको देखते हैं कि गुप्तकालीन सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत जो समाज का आधार था वो परिवार था, तो उसके अंतर्गत स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, अर्थात स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के रूप में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन सबसे अधिक था। जब समाज के अंतर्गत कोई धार्मिक कार्य होता था तो पुरुष के साथ पत्नी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी, अर्थात नारी शक्ति का महत्व या आदर्श इस काल के अंतर्गत काफी बढ़ गया था। जब पुत्र नहीं होता तो पुत्र के अभाव में जो संपत्ति होती थी वो संपत्ति का अधिकारी किसको माना जाता था? पत्नी को अब माना जाने लगा, अर्थात पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर अधिकार पत्नी का हो गया था। इस प्रकार समाज में पत्नी का स्थान श्रेष्ठ माना जाने लगा। इसी प्रकार गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत स्वयंवर की प्रथा थी, अर्थात वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी किसी भी समुदाय के अंतर्गत विवाह कर सकती थी। विवाह के रूप में देखा जाए तो 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्थात ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह को श्रेष्ठ माना गया है। तो सबसे निम्न कोटि का विवाह है वो 50 विवाह को माना गया है, अर्थात राक्षस विवाह को भी माना गया है। तो 50 और राक्षस 2 ऐसे विवाह थे जो निम्न कोटि के माने जाते थे, जबकि ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह श्रेष्ठ माना जाता था। तो गुप्त काल के अंतर्गत 8 प्रकार की विवाहों का भी प्रचलन हो चुका था। इसी प्रकार यहां पर गुप्त काल के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में धीरे धीरे कई जातियों का भी प्रचलन हो चुका था। उसमें से कुछ जातियां उग्र थी, जिनके नाम है मूर्धाव शक्ति, करण, अंबष्ठ और कायस्थ जाति है थी। कहा जाता कि कायस्थ पहले एक वर्ग था, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसने एक जाति का रूप धारण कर लिया था। तो इस प्रकार गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था है वो श्रेष्ठ थी, समाज के अंतर्गत आदर्शवादी थी, जिसके अंतर्गत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ये 4 वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर के अभी भी जन्म था। अभी भी क्या था? जन्म था, अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ग के अंतर्गत जन्म लेता उसी के अनुसार अपना कार्य करने लग गया था, अर्थात जातियों में धीरे धीरे शिथिलता आने लग गई थी। तो इस प्रकार गुप्तकालीन शासक, समाज और सांस्कृतिक गतिविधियां वो हमें श्रेष्ठता प्रदान करती है। इसके बाद में हम देखते हैं अपना जो टॉपिक है वह है वर्धन वंश। वर्धन वंश एंड गुप्त वंश के बाद में सत्ता किसके हाथ में आ गई? वर्धन वंश के अंतर्गत आ गई। वर्धन वंश, इस वंश का जो संस्थापक सम्राट था वो था पुष्यभूति। पुष्यभूति था। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। इसके बाद राज्यवर्धन और चौथा प्रमुख शासक या अंतिम शासक हर्ष, जिसको हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों भाई थे। इनकी एक बहन का भी नाम था जिसका नाम है राजश्री। यह हर्षवर्धन की बहन थी। तो वर्धन वंश का दूसरा नाम पुष्यभूति वंश भी है और इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। पुष्यभूति शिव का उपासक था। किसका उपासक था? और इसने शिव का, और इसने अपनी राजधानी है वो थानेश्वर के अंतर्गत स्थापित की थी, अर्थात ये क्षेत्र वर्तमान
हरियाणा के अंतर्गत था। किस राज्य के अंतर्गत था? हरियाणा। अर्थात दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पुष्य भूति ने अपने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत शिव का उपासक था और थानेश्वर को इसने अपनी राजधानी या केंद्र बिंदु बनाया था। इसकी कोई विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना पता जरूर चलता है कि इसने वर्धन वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में इसका बेटा प्रभाकर वर्धन शासक बनता है, जिसने होण हरिण केसरी की उपाधि धारण की थी। होण हरिण केसरी की उपाधि धारण की थी, लेकिन इसने भी कोई लंबे समय तक अपना शासन स्थापित नहीं किया, बल्कि हालांकि कई युद्धों के अंतर्गत इसने जीत तो प्राप्त की थी, लेकिन अंत में युद्ध के अंतर्गत ये मारा गया था। इसलिए इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का वर्णन हमें कोई लंबा दिखाई नहीं दे रहा है, या इनकी विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्रभाकर वर्धन के बाद में इसका भाई राज्यवर्धन शासक बनता है, लेकिन राज्यवर्धन थोड़े समय तक शासन करता है। उसके बाद में यहां पर देखा जाए तो इसकी हत्या एक विद्वान के द्वारा कर दी जाती है, शासक के द्वारा, जिसका नाम है शशांक। शशांक ये गौड़ का राज्य था। किस राज्य का राजा था? गौड़ राज्य, जो कि बंगाल के अंतर्गत था। यहां का राजा शशांक था। जब शशांक और राज्यवर्धन के मध्य 606 ईस्वी के अंतर्गत युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अंतर्गत राज्यवर्धन मारा जाता है और शशांक भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। तो इसके बाद में राज्यवर्धन की हत्या है वो 606 के अंतर्गत, कुल मिलाकर बात एक ही है कि बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक द्वारा इसकी कर दी जाती है और राज्यवर्धन की मौत हो जाती है। इसके बाद में यह सत्ता हर्षवर्धन के हाथ में आ जाती है। अर्थात हर्षवर्धन भारत का शासक कब बनता है? 606 ईस्वी के अंतर्गत राज सिंहासन पर बैठता है। तो जिस समय ये राज सिंहासन पर बैठता है, तो यहां पर हर्षवर्धन के सामने कई समस्याएं मौजूद थी, कई बाधाएं मौजूद थी। तो देखिए कौन कौन सी है हर्ष की समस्याएं। इन समस्याओं के अंतर्गत पहली समस्या यह थी कि राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना दूसरी समस्या थी अपनी बहन राजश्री को जंगल से ढूंढ निकालना। राजश्री को ढूंढ निकालना। तीसरी थी कन्नौज का शासक कौन बनेगा, अर्थात कन्नौज के शासक या इसके राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, वो समस्या थी। तो जिस समय 606 ईस्वी के अंतर्गत थानेश्वर का राजा अर्थात प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत यहां पर जो वर्धन वंश का महानतम शासक है वह हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठता है और बैठने के बाद भी अपने राज्यवर्धन की हत्या करने वाले व्यक्ति का बदला लेना। अर्थात इसकी हत्या करने वाला कौन था? गौड़ राजा शशांक था। कौन था? गौड़ राजा शशांक था। अर्थात यह अपनी एक विशाल सेना कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को साथ में लेता है और इसके ऊपर आक्रमण करता है। किसको? भास्कर वर्मन। यह राजा कामरूप का होता है। अर्थात कामरूप असम को कहते हैं, अर्थात वर्तमान असम को उस टाइम के कामरूप कहा जाता था। तो कामरूप के राजा भास्कर वर्मन को साथ लेकर के राज्यवर्धन के हत्यारे शशांक के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और शशांक को मौत की घाट उतार दिया जाता है। अर्थात पहली सफलता हर्ष को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में हर्ष की बहन कहा जाता कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने के बाद में घने जंगलों के अंतर्गत चली गई थी
क्योंकि वो अपने भाई की हत्या से बहुत दुखी हो चुकी थी, अर्थात उसके भाई राज्यवर्धन की हत्या हो गई थी, इसलिए उसकी बहन को खोज निकालना था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो वल्लभी के शासक से मित्रता स्थापित करता है, जिसका नाम है ध्रुव सेन। ध्रुव सेन ये कहां का राजा था? वल्लभी का राजा था, अर्थात ये गुजरात के अंतर्गत राज्य था। तो ध्रुव सेन से मित्रता स्थापित करके राजश्री को ढूंढने निकल जाता है और विंध्याचल के जंगलों के अंतर्गत जब वह सती होने वाली थी तभी उसको पकड़ लिया जाता है और उसको अपने राज्य अर्थात उसके राज्य कन्नौज के अंतर्गत लाया जाता है। यही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि राजश्री के पति की भी हत्या है वो कुछ वहां के गुंडों ने कर दी थी। तो कहने मतलब कन्नौज की सुरक्षा का भार किसे दिया जाए, इससे भी वो दुखी थी। इसी प्रकार कन्नौज के शासक कन्नौज का शासक किसे बनाया जाए, तो यह भी समस्या थी, जो बाद में शम कन्नौज का शासक बनता है। अर्थात तीनों पर सफलताएं प्राप्त कर लेता है। तो उसके बाद में हर्ष अपनी बहन के साथ कन्नौज के अंतर्गत आता है और कन्नौज की जनता के कहने पर यहां का शासक कौन बनता है? हर्ष बनता है। अर्थात कन्नौज जो किसकी राजधानी थी? कन्नौज है वो हर्ष की राजधानी थी। अर्थात ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान में भी एक प्रांत है और उस टाइम भी था। तो इसके अंतर्गत राज्याभिषेक हर्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद में कहा जाता कि हर्ष ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया, अर्थात दक्षिण भारत के अंतर्गत उसकी सीमाएं नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। नर्मदा नदी, और इस नदी के तट पर 634 के अंतर्गत एक युद्ध होता है जिसे नर्मदा का युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन प्रथम के मध्य होता है। पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़ा जाता है। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य जो युद्ध लड़ा जाता है उसे नर्मदा का युद्ध कहते हैं। 634 के अंतर्गत होता है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी होता है और हर्ष पराजित होता है। कौन पराजित होता है? हर्ष पराजित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर में इसका राज्य हिमाच्छादित अर्थात हिम की पहाड़ियां हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका साम्राज्य था। तो पूर्व के अंतर्गत इसका साम्राज्य गंजाम जिले से था। कि जिले से था? गंजाम जिले से था। तो पश्चिम के अंतर्गत इसका साम्राज्य वल्लभी तक स्थापित था। तो वल्लभी गुजरात के अंतर्गत, अर्थात उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक, पूर्व में गंजाम से लेकर के तो पश्चिम में वल्लभी तक उसका साम्राज्य स्थापित था। इस तरीके से हर्ष की कई सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हमें दिखाई दे रही है, जिसको भी अपन जानते हैं। हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत सबसे पहले इसने कई उपाधियों को धारण किया था। इन उपाधियों के अंतर्गत महाराजाधिराज, कौन सी उपाधि है? महाराजाधिराज। इसी प्रकार सकलो उत्तरापथ की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज अर्थात ये स्वतंत्र शासक के रूप में अपना कार्य करने लग गया था। तो उत्तरी भारत का स्वामी बनने के कारण उसको दक्षिण भारत के जो ऐहोल अभिलेख है उसमें उसको चकला उत्तरोपथनाथ के नाम से भी जाना गया है। अर्थात उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला भी इसे कहा गया है। इसी प्रकार इसने प्रयाग महोत्सव का भी आयोजन किया था। महोत्सव यह 643 के अंतर्गत हुआ था। इसी प्रकार इसने कन्नौज सभा जो कि 643 के अंतर्गत हुई थी, इसका भी आयोजन किया गया। प्रयाग जो गंगा यमुना की नदी के तट पर स्थित था, जहां पर प्रति 5वें वर्ष में हर्ष अपनी सभा का आयोजन करता था। लेकिन 643 में जो सभा आयोजित की गई थी, जो 6ठी सभा थी और इसका अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि चीनी यात्री हेनसांग था। कौन था? हवेनसांग। अर्थात हेनसांग है वो 6ठी सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसी प्रकार हर्ष एक साहित्यकार सम्राट था। कैसा सम्राट था? साहित्यकार। उसने कई ग्रंथों की रचना की, ऐसे के नाम है रत्नावली,
नागानंद प्रियदर्शिका ये 3 ग्रंथ है वो हर्ष के थे। कौन कौन से ग्रंथ? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। इन 3 ग्रंथों की रचना भी हर्ष ने की थी। इसके अलावा हर्ष के दरबार में बाण भट्ट नामक विद्वान भी था। बाण भट्ट, मयूर अर्थात इसको मयूर भट्ट के नाम से भी जानते हैं। मातंग दिवाकर जैसे विद्वान थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा। तो मयूर भट्ट ने सूर्य शतक नामक पुस्तक की रचना की। तो इस तरीके से हर्ष विद्वानों को और विद्या को संरक्षण प्रदान करने वाला विद्वान कहा जाता है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, जयसेन, इस तरीके से कई विद्वानों को उसने संरक्षण प्रदान दे रखा था। तो इस तरीके से हर्ष ने भी अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अर्थात न केवल वो दानी था, बल्कि इस तरीके से देखा जाए तो वो एक साम्राज्यवादी शासक भी था। वो सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला भी एक शासक था। वो समाज को विकसित करने वाला भी एक शासक था। अर्थात वो भारत को समृद्धिशाली की ओर ले जाने वाला एक शासक, एक विद्वान माना जाता है। यही नहीं बल्कि हर्ष ने अपने शासनकाल के अंतर्गत वो शिव को धर्म को भी मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अर्थात इसने महायान बौद्ध धर्म का विकास अपने देश के अंतर्गत तेजी से किया। अर्थात कहा जाता कि जब ये प्रयाग सभा इसने आयोजित की गई थी तो ये 75 दिनों तक चली थी। इसके अंदर प्रथम दिन के अंतर्गत उसने भगवान बुद्ध की पूजा की, दूसरे दिन सूर्य की पूजा की, तीसरे दिन शिव की पूजा की, चौथे दिन भिक्षुओं को दान दिया और 5वें दिन ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद कहा जाता कि इसने अनाथ, महिलाओं, पुरुषों को कई प्रकार के अपनी संपत्तियां दान देता रहा। अंत में इसने अपना मुकुट, अपने जेवर या अपने पास जो कंठहार थे, अपनी मालाएं थी, वो सब कुछ गरीबों को सुपुर्द कर दिया था या दान के रूप में दे दिया था। और जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो अपनी बहन राजश्री से पुराने कपड़े मांगकर पहने थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह न केवल दयालु बल्कि सभी व्यक्तियों का एक हितकारी शासक था। अर्थात इसने अपने समाज और देश के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए। तो इस तरीके से हमने देखा कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधि, समाज और वर्धन वंश के अंतर्गत हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में देखा या समझा, पढ़ा। तो धन्यवाद। अगला टॉपिक अपना जो भी है उसको कल पढ़ेंगे।